हेलो एवरीवन। आज सैटरडे को हम थोड़ा सा ट्रेंड ब्रेक करेंगे जो कि हम ट्यूसडे से फ्राइडे तक फॉलो करते हैं। ये ट्रेंड ये होता है कि मैं ट्यूसडे से फ्राइडे तक आपको कुछ टॉपिक्स देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसको सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीट करते हो, तो ये ट्रेंड हम फॉलो करते हैं ट्यूसडे से फ्राइडे तक। आज सैटरडे को हम करेंगे टेक्निकल रिवीजन डे। इसमें आप टेक्निकल का जितना भी आपने पिछले हफ्ते पढ़ा है उससे पहले पढ़ा है, मतलब जो भी चीज़ आपको नॉलेज है जिस भी चीज़ की, इसके अंदर हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। इसके अंदर जो भी चीज़ आज आज तक आप सीख चुके हो या फिर इस हफ्ते आपने पढ़ी है उसको जस्ट आपको रिवाइज करना है ऊपर से। और ये फैक्ट है कि जितना अच्छा आपका रिवीजन की स्किल होगी उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। आप जितनी जल्दी इसको एनहेंस कर लोगे अपनी रिवीजन की स्किल्स को, कारण ये होता है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये समझो कि 100 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के हैं। अभी 100 क्वेश्चन में ठीक है लगभग आपको 1 घंटा या फिर सवा घंटा मिलने वाला है, 1 घंटा 15 मिनट। अब आप ये तो एक्सपेक्ट मत करो एग्जामिनर से कि वो सब नए क्वेश्चन देने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो देगा लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए होंगे या हल्का सा कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होगा। वो ऐसे होंगे कि आप शायद 10-10 सेकंड में सभी क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए चाहिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, शॉर्ट नोट्स। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं 25 से 30% क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको कल को क्या करना है, रिवाइज करना है जो आप पढ़ चुके हो, सिर्फ वो नई चीज़ को आपको टच भी नहीं करना है। आप अगर जो आप फुल टेस्ट देते हो उसको भी एनालाइज करोगे, तो उसको भी एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन वो होते हैं जो सिली मिस्टेक्स में गलत होते हैं। दूसरा, 10 क्वेश्चन करीब ऐसे होते हैं जो आपके रिवीजन की वजह से गलत होते हैं या फिर आप छोड़ देते हो, क्या कि किसी का फॉर्मूला याद नहीं आया या फिर कोई कॉन्सेप्ट था, कोई फैक्ट था आपको याद नहीं आया। तो करीब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ रिवीजन की वजह से आप छोड़ देते हो, कि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, उसकी वजह से आपको ये 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ने पड़े। अब या तो इसमें आप नेगेटिव लेते हो या फिर छोड़ देते हो, तो नेगेटिव लेते हो तो और नुकसान है। तो टेक्निकल रिवीजन डे के दिन आपको इंश्योर करना है कि जो आपको आता है उसे आपको पक्का करना है। जो नहीं आता छोड़ दो, उसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ऐसे मान लो। लेकिन जो चीज़ आती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, कि वो अगर पूछ ली जाए एग्ज़ाम में तो आप कर दो। तो इसी माइंडसेट के साथ आपको कल को टेक्निकल रिवीजन डे अपना करना है। अब सैटरडे को सभी लोगों की छुट्टी नहीं होती, इसलिए टेक्निकल के सिर्फ 4 सब्जेक्ट मैंने रखे हैं इसके अंदर। आप नॉन टेक का कुछ नहीं पढ़ोगे। अगर आपके पास टाइम बचा तो थोड़ा सा आधा घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना और आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ लेना। उसके अलावा आपका जो पूरा दिन होगा वो टेक्निकल में ही जाएगा। अब सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए स्टील, आरसीसी, बीएमसी और ट्रांसपोर्ट, ये 4 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं। 2-2 घंटे लगा के आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। उसके अंदर आप क्या करोगे, जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको देखोगे आप पूरा जो आपने बनाए हुए हैं, प्लस जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखोगे और थोड़े से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो कल का लाइफ पर्पज़ आपका ये है, जो दूसरी अदर ब्रांच के भी हैं वो भी अपने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठा लें और उनको रिवाइज करें। ठीक है, कल का लाइफ पर्पज़ आपका यही है कि टेक्निकल रिवाइज करना है आपको, जो आपको आता है वो उसको रिवाइज करना है आपको। अब कुछ 1-2 पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये पढ़ाई से थोड़ा अलग है, तो जिनको काम मिल गया है और वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, जो कल कल मैंने वीडियो बनाई थी कि जो लोग लड़कियों को छेड़ रहे हैं टेलीग्राम पे, तो उसके रेस्पॉन्स में ठीक है कुछ सॉल्यूशन आए थे मेरे पास कि आप लोग उन्होंने बोला था, मतलब लगभग मेरे पास 20 से 25 मैसेजेस आए हैं जिसमें बच्चों ने सेम चीज़ बोली है कि आप जो मेंबर्स हैं उनको हाइड कर लो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेलीग्राम ग्रुप होता है उसमें आपको दिखेंगे मेंबर लिखे हुए, और टेलीग्राम चैनल पे लिखे रहते हैं सब्सक्राइबर। तो जो मेरा वो है वो ग्रुप है जो आपने टेलीग्राम पे जिस पे आप जुड़े हुए हो, 4,500 मेंबर्स हैं, वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो वहाँ पे लिस्ट हटाई नहीं जा सकती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर लिस्ट हटाई भी जा सकती तब भी मैं ना हटाता, क्योंकि हमें लड़ना है एक सोच के साथ, जो कि मैंने बात करी थी वीडियो के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। कुछ लोगों का मैंने रिप्लाई कर दिया है। देखो, उन्होंने बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ मुझे मैसेज किया था कि आप वहाँ पे हाइड कर सकते हो। तो देखो, हाइड तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेंबर होते हैं और वो हाइड नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे वीडियो में बता दिया। सेकंड चीज़ कि
मैंने भी अपनी आज से कहा मतलब ठीक है, आज से मेनली ईएससी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फॉर्म मैंने कल भर दिया था ईएससी का। और आप लोगों के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर। लगभग ऐसे हैं कि करीब 15-20 बच्चे तो कंटिन्यूसली मेरे साथ पढ़ते हैं, अपना अपडेट करते हैं वहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरी में। और सच में मैं अभी घर पे हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल लाइब्रेरी वाली फ़ील होती है कि जैसे आप सब लोगों के साथ बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सो जो मेरे फेलो स्टडी पार्टनर हैं आज के, मैं उनके बस नाम लेना चाहूँगा उनको थैंक करने के लिए, कि जैसे निकी कुमारी हैं, क्रिश हैं, लॉर्ड टाइटन है, लेटेस्ट अपडेट्स है, मंटू निषाद हैं, अमन सिंह हैं, एसकेबी हैं, नागा शरद, पेनू मत्सा हैं, अरुण सुब्बा हैं, बिया चेंज हैं, ठीक है, अवनीश शाश्वत हैं, संजय सूर्यवंशी हैं, देशबंधु वर्मा, दीप्ति राजपूत, सिविल XO हैं, धर्मपाल जी हैं, विनय हैं, प्रशांत कुमार, शेखर, मनीष शर्मा, दर्शना बोरा, जयप्रकाश कुमार, राहुल राय, डिसूजा, विकास कुमार, अक्षिता, ऋत्विक, गौतम श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज, शुभम प्रधान, विश्वजीत पांडे, हरीश 8360। तो ये लोग आज के मेरे फेलो पार्टनर्स हैं, स्टडी पार्टनर्स थे। तो आप लोगों के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। शायद आप लोगों की ही एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ। मुझसे आपको फोर्स मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, आपको मुझसे मिल रहा है। तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या हुआ था मैं आपको पहले लिख देता हूँ एग्ज़ाम के वो। तो ये सब एग्ज़ाम के मेरे इंटरव्यू होने वाले थे, DT+B जेई को छोड़ के इन सब के मेरे इंटरव्यू होने वाले हैं। इनके जो मार्क्स हैं मैंने शेयर कर दिए हैं आपको किसी और वीडियो के अंदर, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ सब में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इतना मुझे भरोसा है, और लगभग सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मैं तब से इनकी वेट कर रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि अब मैंने सोचा है, देखो 2 चीज़ें हैं, 2 रास्ते हैं। एक तो क्या है, सरकार के साथ लड़ो, दूसरा है कि अपनी वापस से तैयारी स्टार्ट कर दो अगले एग्ज़ाम की। तो मैंने थोड़ा आसान रास्ता चुन लिया है। अब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ ईएससी के लिए। इनके जब रिज़ल्ट आएंगे, आते रह जाएंगे, अगर इनका रिज़ल्ट का वेट करता रहा मैं, तो शायद जो मैंने स्किल अभी तक एक्वायर की है वो मुझसे छूट जाएगी। तो एक टफ रास्ता ना अपना के थोड़ा ईजी रास्ता मैंने अपना लिया है कि मैं वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ईएससी की। तो इनका जब रिज़ल्ट आएगा आ जाएगा। तो आज से बिल्कुल फुल फॉर्म में मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ाई करूंगा। अब तक मैं मतलब थोड़ा नॉर्मल पेस पे पढ़ रहा था आप लोगों के साथ, थोड़ा बहुत अपडेट कर देता था जितना पढ़ता था मैं, क्योंकि बहुत सारे काम और भी होते थे। तो आज से मैं प्रायोरिटी लेके ईएससी 2023 को मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। आपको भी एसएससी जेई की अपनी तैयारी बिल्कुल फुल पेस पे स्टार्ट कर देनी है अब, ठीक है। साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके सिलेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इनका जो होता रहेगा इनके ऊपर अब मैं डिपेंड नहीं रह रहा हूँ। जब रिज़ल्ट आ जाएगा इनका। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम का आपने पेपर दिया है और उसका रिज़ल्ट पेंडिंग है, आप उसके अंदर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो अभी छोड़ दो, देखा जाएगा जो हो जाएगा। लगभग इनके अंदर सभी एग्ज़ाम में मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मैं वन ऑफ द टॉपर हूँगा इनके एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन फिर भी अगर मैंने अभी पढ़ाई करनी छोड़ दी तो जब तक रिज़ल्ट आएंगे तब तक मेरी स्किल 0 हो चुकी होगी। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, रिस्क मैं नहीं ले सकता, पता नहीं कब तक इनके रिज़ल्ट आएँ। तो ये तो मैं छोड़ नहीं सकता, इस पर तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अभी छोड़ दो, जो रिज़ल्ट आने वाले हैं अपने आ जाएंगे, आप बस अभी पढ़ाई स्टार्ट करो अपनी। अब मैं थोड़ा बाकी जो अलग ब्रांचेज हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का तो मैं एनालाइज कर लेता हूँ पूरा, ठीक है। तो जो बाकी की ब्रांचेज हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, मैं उनको थोड़ा सा एक रोड मैप देना चाह रहा हूँ कि वो टेक्निकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लगभग सभी इस तरह से ही फॉलो करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ। आप सबसे पहले क्या करो, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, पेपर नहीं मतलब जो आपके पास बुक होगी उसको उठाओ, और उसके अंदर आपके जो 1 2 3 4 जितने भी मान लो 10 11 जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको लिखो। और उसके बाद यहाँ पर जो उनके पेज नंबर हैं उनको माइनस करके लिखो कि इसके अंदर कितने पेजेस हैं, ठीक है। सभी के पेजेस लिख दो, पहला स्टेप ये करो। दूसरा स्टेप आप क्या करोगे कि जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे पहला सब्जेक्ट है कुछ, ठीक है, उसके सभी तो आपको सभी सब्जेक्ट्स लिख देने हैं अपने, और उनके आगे लिख देने पेजेस कि कितने पेज में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। दूसरा आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट के आगे उनके जो चैप्टर्स हैं वो लिखने हैं। जैसे सोम है पहला चैप्टर सब्जेक्ट, उसके आपके 11 चैप्टर्स हैं, तो उनके पास हर चैप्टर के आगे उनके PYQ
के जो क्वेश्चंस हैं आपको लिख देने हैं कि इसके अंदर पहले चैप्टर में 126 क्वेश्चन, दूसरे में 51, तो आपको ये लिख देना है। तो सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन जो चैप्टर हैं उनके आगे उसके क्वेश्चंस लिख देना है कि कितने कितने क्वेश्चन आए हैं किस चैप्टर से, ठीक है। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा पता चल जाएगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ से पता चलेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे सभी क्वेश्चंस को। जैसे सोम के अंदर 374 क्वेश्चन हैं अब तक आए हुए हैं जो। उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर 97 क्वेश्चन आए हुए हैं, आरसीसी के अंदर 300 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप ऐसे अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन सबको लिख दोगे सामने ऐसे कि जैसे सोम के अंदर इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आरसीसी के अंदर इतने क्वेश्चन आए हुए हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको दे दोगे रैंकिंग। जैसे बीएमसी के अंदर 818 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, तो इसका मतलब ये फर्स्ट रैंकिंग पे आ गया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दूसरा सोम, उसके अंदर इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सेकंड रैंकिंग पे आ गया ये। तो इस तरह से आपने क्या किया कि आपने रैंकिंग बना दी। आपने ऐसे रैंकिंग बना दी कि पहला सब्जेक्ट जो है ये, दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट ये, चौथा। तो आपको क्या पता चला कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपने ये देखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो सब्जेक्ट्स थे, जो सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स थे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने उन 2 या 3 चैप्टर्स को लिख दिया। जैसे बीएमसी में से सीमेंट और कंक्रीट से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था, मतलब बीएमसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन सीमेंट और कंक्रीट से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली सोम है, सोम से सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से ही मेजर पार्ट पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही आरसीसी 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पहले ये लिख देना है। तो मतलब जैसे मैंने अभी सिविल का बनाया, तो सिविल के अंदर ये पता चला कि ये जो 18 चैप्टर्स हैं इनसे ही 60 से 70% क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो फ़ायदा किस में है, फ़ायदा इस चीज़ में है कि पूरा सिलेबस करने से पहले आपके पास टाइम कम है, तो आप पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। ऐसे ही आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग इस तरह से बनाएंगे और चैप्टर्स देखेंगे कौन से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। आप सबसे पहले उन चैप्टर्स को हिट करोगे और उन चैप्टर्स को अच्छे से करोगे, उनके बेसिक्स भी करोगे, उनके पीवाईक्यू भी करोगे, उनके कॉन्सेप्ट भी करोगे, सब चीज़ें करोगे उनकी, क्योंकि उनके अंदर से अगर जो इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो पीवाईक्यू से भी आ सकते हैं क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट से भी आ सकते हैं, मतलब उनमें पोटेंशियल है नए क्वेश्चन बनने का भी। तो पहला तो ये होगा, क्या किया आपने, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के आगे क्या किया, उसके पेज नंबर लिखे और आपने लिखा कि कितने क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। फिर इंडिविजुअली आपने सब्जेक्ट के साथ चैप्टर्स लिखे और चैप्टर के आगे लिखा कि कितने क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। तो इससे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चला और इससे आपको पता चला कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे सुनो, अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हाइपोथेसिस ली है एफर्ट की। वो एफर्ट की क्या है हाइपोथेसिस, जैसे सर्वे के अंदर ये कोई सब्जेक्ट है, इसके अंदर 336 क्वेश्चन पूछे हैं और इनका एक्सप्लेनेशन 91 पेजेस में हो गया। इसका मतलब इतने क्वेश्चन 91 पेजेस में आ गए आपके, मतलब एफर्ट क्या है कि 91 पेजेस करने हैं आपको। तो अगर आप एफर्ट देखो इसके अंदर तो 91/336 करोगे तो आपके पास पॉइंट में कुछ आएगा। अब दूसरा आपको बताऊं, जैसे ये है इरिगेशन, इसमें आपको 89 क्वेश्चन करने के लिए 42 पेज पढ़ने पड़े, तो मतलब एफर्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो बस ये मैंने हाइपोथेसिस ली है, बिल्कुल सही भी नहीं है, बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हो एफर्ट निकालने के लिए कि कितना एफर्ट लगा है। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये एरो बनाए हैं एफर्ट्स के अकॉर्डिंग कि बीएमसी है पहले नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं लेकिन एफर्ट कितना है, इतना। जबकि स्टील है इतने लेट आता है लेकिन क्या कहते हैं सबसे कम क्वेश्चन पूछे, मतलब सबसे कम नहीं, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन एफर्ट भी उससे ज़्यादा काफ़ी देना है आपको। तो इस तरह से आप अपना खुद से स्केड्यूल भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डिपेंडेंट रहो मेरे ऊपर, आप इस तरह से अपना स्केड्यूल भी बना सकते हो, डेली अपने आप को चैप्टर्स भी दे सकते हो। यही कुछ टॉपिक्स थे, यही कुछ चीज़ें थी, बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी कल को हमारा रिवीजन डे है ही, और 4 जो सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है टेक्निकल में, वो है स्टील, आरसीसी, बीएमसी एंड ट्रांसपोर्ट। ये सब आपको रिवाइज करना है और मैं भी खुद रिवाइज करूँगा क्योंकि ईएससी में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनसे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको पूरा रिवाइज करना है और वर्चुअल लाइब्रेरी पे अपडेट करना है। जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ेंगे और साथ मिलकर पढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन डे। थैंक यू।